सो पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि वाई वी इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट। जिसमें हमने 4 एसेट क्लास पढ़े थे। पहला तो एफएफआई, दूसरा है क्या बोलते हैं आपको इक्विटी, थर्ड है आपको रियल एस्टेट और फोर्थ है कमोडिटी। हम लोग ने 4 पढ़े थे और चारों को मैंने बोला था कि अगले वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे कि चारों एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। एफएफआई, शॉर्ट में इसको एफएफआई भी बोलते हैं। यह इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा विकल्प है, मतलब कि ऑप्शन बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपका सेफ रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट इंडियन मार्केट के अनुसार हो सकता है या फिर गवर्नमेंट आरबीआई सेट करती है। ये 6 to 8% होता है। 6 to 8% आपको इंटरेस्ट मिलते हैं आपके अपने पैसे पे जो आपने इसको एफडी कराया है। ठीक है, इसे हम सेफेस्ट मान सकते हैं क्योंकि आपका ये अमाउंट तो सेव है और जो आपका 6 to 8% इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि रेगुलर बैंक में मिल जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स को इसके अधिक भी मिल जाते हैं, जैसे लाइक एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, ऐसे बैंक या एक्सिस बैंक हो गया। इस पे आपको इंटरेस्ट अच्छे खासे मिल जाते हैं। और अगर स्मॉल फाइनेंस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली जैसे कोटक हो गया, वो आपको 8 to 9% दे देता है इंटरेस्ट, क्योंकि उनमें रिस्क अधिक होता है। इसमें भी रिस्क होता है लेकिन ये आपका पैसा जीरो नहीं होता है। ये देखिए, अब हम समझते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन क्या क्या होते हैं। पहला तो हो गया कि आपने एफडी करा दिया किसी भी बैंक में। दूसरा जो होता है कि दूसरा जो हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना खुद का सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड इशू करती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं या फिर ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। थर्ड हो गया कि जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एजेंसियां हैं वो बॉन्ड रिलीज करें, जैसे कि एग्जांपल में एनएफएआई ले लीजिए, ये हो गया। चौथा होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स के पैसे जीरो भी हो सकते हैं बट एफडी से थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है इसमें। और इसमें आपके आ जाते हैं टाटा, रिलायंस भी आ जाता है, रिलायंस भी बॉन्ड इशू करता है। और भी बहुत सारी जो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है वो आ जाती हैं। तो हमने इतना तो एफएफआई के बारे में समझ लिया कि एफएफआई के 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आप किसी बैंक में एफडी करा लीजिए, दूसरा आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लीजिए, मिल जाएंगे आपको किसी भी ब्रोकर। जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट के कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया, क्या यूज है उसका, मैं आपको बता दूंगा। तीसरा जो है कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जो रेगुलेट की गई एजेंसी है वो बॉन्ड निकालती हैं, उनमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा हो गया कॉरपोरेट बॉन्ड। कॉरपोरेट बॉन्ड में थोड़े से अच्छे आपको रिटर्न मिल सकते हैं लेकिन इनमें कभी कभी पैसा जीरो भी हो सकता है। एफएफआई का अगर ओवरऑल मिला लें हम लोग तो 7 to 11% होता है, इंटरेस्ट आपको मिल जाता है 7 to 11% एफएफआई का अगर अच्छे से मिला ले तो। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा जो हमारा एसेट क्लास है इक्विटी। इक्विटी इक्विटी मतलब होता ही है शेयर मार्केट।
जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा, अडानी, TCS, टाटा की ही कंपनी है, HUL, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं। करीबन 5,000 के आसपास कंपनी है आपको स्टॉक मार्केट में, जो कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इक्विटी में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं। हालांकि इक्विटी में FFI से अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको रिस्क भी ज़्यादा मिलेगा। इसमें देखिए, आपको रिस्क तो है, रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। इसमें आपको, अगर आपने एनालाइज करके अच्छे से समझ के पैसे नहीं लगाए, तो आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो 14-15 साल से इंडियन मार्केट जो है अपना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15%, 12 से 15% तक ओवरऑल मैनेज करके देता आया है मार्केट। मतलब कि आपको साल में 12 से 15% का इनकम ये जनरेट करके देगा आपके इन्वेस्टमेंट मनी पे, 12 to 15%। ये अभी तक 15 साल का रिकॉर्ड रहा है। कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो कि 20% जो CAGR है, 20% भी अपना निकाल कर दिखाई है। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस, उसका आप चार्ट देखिए तो 20% आपको मिल जाएगा। इक्विटी में ऐसा है कि अगर आपने 1 साल से अधिक टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जो 1 लाख रुपए के जो प्रॉफिट है आपका, उससे अधिक होने पे, जैसे कि 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हुआ और ये 1,10,000 हो गया ना, 1,10,000, तो ये 10,000 पे 10% टैक्स लगेगा। 1 लाख फ्री है, टैक्स फ्री है। और ये अभी तक के जितने भी एसेट क्लास में टैक्स बेनिफिट्स हैं, उनमें सबसे अच्छा टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है अभी तो हमने आपको FFI बता दिया, इक्विटी बता दिया। इक्विटी में अभी इतना ही नहीं है, इक्विटी में तो बहुत कुछ है। अभी आपको शेयर मार्केट के बहुत चीज़ जानने हैं, फंडामेंटल्स जानने हैं, टेक्निकल जानने हैं। तो मतलब एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इक्विटी में ऐसा ऐसा होता है, शेयर बेचते हैं, शेयर खरीदते हैं, 2 एक्सचेंज होते हैं, NSE और BSE। बस इतना जानिए, और इतना जानिए कि इसमें रिस्क भी अधिक है तो रिवॉर्ड भी अधिक है। ये जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि जो यूथ हैं, यंग पीपल्स हैं, अब जिनकी रिटायरमेंट एज है, उनको तो अवॉइड करना चाहिए इक्विटी। थर्ड थर्ड आ जाते हैं हम लोग। थर्ड है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जिसे बोला जाता है अंधा पैसा, ये आपको अंधा पैसा बना बना के दे सकते हैं। रियल इस्टेट में ऐसा होता है कि आपने किसी प्लॉट पे जो वैकेंट प्लॉट खरीद लिया, 5 और 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और इस रियल इस्टेट में इंटर करने के लिए हम लोग को एक हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी होती है। विदाउट हेवी इन्वेस्टमेंट आप रियल इस्टेट में कुछ नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 2 करोड़ तो होने ही चाहिए, 2 करोड़ होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप रियल इस्टेट में जा सकते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि इसका कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम टू टाइम कौन सा ज़मीन कहाँ और कितना आगे बढ़ जाए। जैसे कि कोई भी वैकेंट जगह है और यहाँ से गवर्नमेंट ने हाईवे पास कर दिया, तो इसका रेट बढ़ गया। कोई भी ज़मीन है, यहाँ से कुछ नहीं पास हो रहा है, तो इसका जो रूरल एरिया है उसका वैसे ही प्राइस पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री खुल जाते हैं, यहाँ पे मॉल्स खुल जाते हैं, तो इसका बढ़ जाएगा प्राइस। तो ऐसा है कि ये आपका फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि इस फ्यूचर में उस एरिया में क्या हो रहा है, तो उस
इस लैंड का प्राइस क्या होगा। जैसे कि आपके अनुसार बिकेगा कि आप इसको कितने में बेचते हैं, इसका कोई एक्चुअल मनी नहीं कोई लगा पाएगा। तो ये है रियल एस्टेट। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चौथा चलते हैं। चौथा कमोडिटी। कमोडिटी को हम लोग बुलियन भी बोलते हैं। कमोडिटी में तो बहुत कुछ आते हैं। कमोडिटी में हो गया आपका क्रूड ऑयल भी आ जाएगा, गोल्ड, सिल्वर और प्रेसियस मेटल। अभी तो कॉपर का बूम आने वाला है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट गोल्ड कॉपर हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर में आपको अगर आपको देखने को मिल जाता तो 8% का तो रिटर्न आपको मिल जाता, और ये सेफ भी होता है। ऐसा बोलते हैं कि ये इक्विटी का रिवर्सल है। अगर ये गोल्ड आपका बढ़ रहा है तो इक्विटी नीचे जाएगा, और इक्विटी ऊपर जाएगा तो आपका गोल्ड नीचे जाएगा। ये एक पोर्टफोलियो हेजिंग का काम करता है। ये गोल्ड, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, गोल्ड ETF खरीदा है, तो ये आपका पोर्टफोलियो हेज करता है। क्रूड ऑयल से इकोनॉमी भी चलती है। अगर ये बढ़ा तो बाकी सब नीचे गिरेगा। हम लोग ने तो चारों एसेट क्लास हम लोग ने समझ लिया। अब समझते हैं कि हमने जो शुरुआती दौर में एग्जांपल्स लिए थे, कि मान के चलिए कि एक बंदा, आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है। एक बंदा है जो 50,000 रुपये मंथली कमाता है, उसके अनुसार हम लोग ने एक स्टोरी डिफ़ाइन की है। अगर आप जाना चाहते हैं देख सकते हैं कि उसमें हम लोग ने टॉपिक कवर किया है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और कहाँ करने चाहिए। तो यहाँ पर तो इसे डिस्कस हो रहा है, क्यों करनी चाहिए आप उसको उसमें जाकर देख सकते हैं। तो ये बंदा 50,000 रुपये महीना कमाता है एक अच्छे कंपनी में। अब इसको देखेंगे कि ये चारों एसेट क्लास मिला के कि किस में ये ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है। अगर एफडी कर रहा है, ये एफडी कर रहा है, तो इसको 9% या फिर 8% जो भी हो, 20,000 रुपये बचा रहा है, तो 2,40,000 रुपये इसको बढ़ जाएंगे। तो इसके कुल मिलाकर अगर एफडी हम लोग 9% भी लेते हैं तो कुल मिला के अराउंड 3.3 करोड़ तो आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर इसने इक्विटी में इन्वेस्ट किया और इसको 12% भी मिल जाता है, 12% भी, तो एवरेज तो 15% मिलता है, लेकिन 15% ही लेके चलते हैं ना, 15%। तो इसको कुल मिला के 5.4 करोड़ रुपीज़ होते हैं 20 साल बाद इसके रिटायरमेंट के टाइम पे। थर्ड हो गया कि अगर आपने कमोडिटी में डाला तो इसमें 8% लेके चलते हैं, इसका 3.09 करोड़ के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3.3 करोड़, 3.39 करोड़, और यहाँ पे 5.4 करोड़। तो है ना, आपने रिस्क उठाया, रिवार्ड भी आपको मिला। तो क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग को अगर इक्विटी में करते हैं इन्वेस्ट तो हम लोग को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी है। तो इन्वेस्टमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग जान लेते हैं, अवेयरनेस जान लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अवेयरनेस। जल्दी आप लोगों को पीपीटी भी देना शुरू कर दूंगा इसके, ये जितने सारे लिखे हुए होते जो क्लास का पीपीटी है वो आपको देते जाऊंगा, तो डोंट वरी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि डेली अपडेट शॉर्ट्स देखते रहिए, ताकि आपको
बार-बार ये जाकर चेक ना करना पड़े कि आज मार्केट कितना पे बंद हुआ, कितना पे नहीं। मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे, जिस शॉर्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया और क्या आउटकम्स रहे और क्या रीजंस थे जिसके वजह से अप्स हुआ या डाउन हुआ निफ्टी का एट द डे ऑफ द एंड, आपको उस शॉर्ट में कवर हो जाएंगे। और गिफ्ट निफ्टी की रही बात, तो गिफ्ट निफ्टी का आप अभी जो मैं निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कितने लोगों को ना समझ में आए, तो हम लोग आगे कवर कर लेंगे इसको। और बेसिकली मैं सीरीज़ के बारे में बता रहा था, तो आप लोग सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए और अपडेट रहते रहिए। तो अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ज़रूर अपने माइंड में रहता है, वो बंदा यहाँ पे ज़रूर सोचता है कि मुझे सारा जो है मेरा इनकम जो है, जो मेरा एक सेविंग है, उसे मैं एक ही एसेट क्लास में अलोकेट नहीं करूं। मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 एसेट क्लास है मेरे पास, तो मैं चाहूँगा कि इन चारों में मैं इन्वेस्ट करूं। जो मेरी सेविंग है उसको मैं चारों में इन्वेस्ट करूं। इससे क्या होगा कि आप जब आप 4 जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आपको जो ड्रास्टिक लॉस जो होता है, अगर हुआ भी तो ड्रास्टिक लॉस नहीं होगा। हाँ, आपका होगा तो इसमें या तो ज़्यादा होगा, इसमें या तो ज़्यादा होगा, या फिर इसमें, चारों में एक साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको एक हेजिंग स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। हेज यानी कि कैच करना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है एक, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा, अगर मैं रियल एस्टेट को छोड़ भी दूँ, मान लीजिए इसको हटा भी देता हूँ, तो आप 3 में ज़रूर करिए। कुछ एफडी में रख लीजिए, कुछ इक्विटी में डाल दीजिए। इक्विटी में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है ईटीएफ। मैं आगे चल के आपको पढ़ा दूंगा कि ईटीएफ क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, इसका क्या एक्सपेंस रेशियो है, म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगा। और चौथा है जो कमोडिटी में आप कुछ पैसे लगा लीजिए, ये सही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 23 से 25 साल का एक लड़का है, रोहन। रोहन जो है अभी ये अपने स्टार्टिंग ईयर में है, लाइफ के स्टार्टिंग मैच्योरिटी ईयर में है, तो ये रिस्क ले सकता है, ये रिस्क ज़्यादा ले सकता है अपने पैसों को लेकर। रिटर्न भी इसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि लाइफ सेट करनी है, ठीक है। तो ये अपना पैसा इक्विटी में डालेगा 70%, 30% में 10% एफडी हो गया इसका, 20% में बुलियंस खरीद लेगा। वही ले लेते हैं एक दादाजी का एग्जाम्पल। एक 65 या फिर 70 ईयर्स का आदमी है, वो 80% अपना एफडी में डालेगा, 10% इक्विटी, 10% बुलियन। तो आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि अगले बार से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने बेसिकली चारों एसेट क्लास समझ लिए हैं, ये भी समझ लिया है कि किसको कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिटर्न आएगा, और अपने कौन कौन से एसेट क्लास आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके मैनेज करना चाहिए। थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं तो उसे मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी मैं अपना अपना बेस्ट दूंगा आपको सिखाने के लिए।
और ये जो सीरीज चल रही है वो अगर कोई, मेरा ये टारगेट है कि अगर 6 क्लास 4 क्लास या 5th क्लास का भी बच्चा देखे ना, तो इंडिया में एक फाइनेंशियल लिटरेसी की जो कमी दिखती है उसे हम उसे हम कम कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए।